मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज का ये जो हमारा एपिसोड है वो बीए भाग द्वितीय का जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र है हमारा ये रीतिकाल से संबंधित है और रीतिकाल के नामकरण के बारे में मैं आपको पहले बता चुका था कि किस तरीके से जो रीतिकाल का नामकरण है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर किया है, किंतु आचार्य शुक्ल जी के द्वारा जो प्रतिपादित रीतिकाल नाम है वो प्राय अभी वर्तमान में निर्विवाद रूप से हमारा चल रहा है। आज देखिए, मैं आपको इस छोटे से एपिसोड के अंदर आज आपको मैं रीतिकाल का जो साहित्य है उसका अध्ययन, उसकी जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से हम उसका अध्ययन करते हैं, किस तरीके से उसका वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, रीतिकाल का जो समय है वो लगभग विक्रम संवत 1700 से 1900 तक, यानी कि लगभग 200 वर्षों के आसपास का इसका समय माना गया है। तो 200 वर्षों के अंतराल के अंदर जो साहित्य रचा गया वो किस प्रकार से रचा गया, हम देखते हैं कि साहित्य की बहुत सारी धाराएं थी, किंतु बहुत सारे रचनाकार हुए, सैकड़ों की तादाद में कवि और रचनाकार हुए और सबने अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर साहित्य की रचना की। तो सवाल यह है कि इतने व्यापक साहित्य का अध्ययन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए विद्वानों ने रीतिकाल का जो साहित्य है उस रीतिकाल के साहित्य को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। हालांकि ये जो वर्गीकरण है अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग दृष्टि के आधार पर किया है, किंतु किसी ने साहित्य की विषय वस्तु के आधार पर किया, किसी ने उसकी रचना शैली के आधार पर किया, किसी ने और किसी आधार को बनाया, किंतु ज्यादातर रूप में हम मोटे तौर पर जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है केवल उसी के ऊपर संक्षिप्त में आपको यहाँ मैं बताऊंगा कि देखिए कि रीतिकाल का जो साहित्य है वो किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और किस तरीके से उसको जो है अब तक साहित्य के अंदर प्राय जो मान्यता मिली हुई है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं, सब विचार करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि रीतिकाल का जो साहित्य, जो कवि है उनको मोटे तौर पर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पहला है रीतिबद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य। दूसरा जो माना जाता है वो है रीति सिद्ध काव्य और तीसरा माना जाता है रीति मुक्त काव्य। यानी कि रीतिकाल का जो साहित्य है, रीतिकालीन जो काव्य धारा है उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और तीसरा रीति मुक्त काव्य। अब देखिए ये जो तीनों धाराएं ये प्राय आम तौर पर प्रचलित है और हम देखते हैं जैसे विचार करते हैं तो इन तीनों धाराओं के अंतर्गत भी आगे जाकर के कई प्रकार का उपविभाजन हमें देखने को मिलता है। यहाँ हम केवल आज इस एपिसोड में इतना से जानेंगे कि भाई रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है, रीति सिद्ध काव्य धारा क्या है और रीति मुक्त काव्य धारा क्या है। देखिए, रीतिबद्ध, बद्ध का मतलब क्या होता है, बंधे हुए होना। यानी कि कुछ विद्वानों का यह मानना है कि रीतिकाल के कई रचनाकार ऐसे थे जो रीति से बंध करके चले थे, अर्थात काव्य की जो रीतियां होती है, काव्य की जो परंपराएं होती है उन सबका उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से परंपराओं का अनुसरण किया और परंपराओं का अनुसरण करते हुए उनका प्रयोग उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत किया, अपनी रचनाओं के अंतर्गत किया, अपने काव्य के अंतर्गत किया। तो ऐसे रचनाकारों को हम रीतिबद्ध काव्य के नाम से जानते हैं, रीतिबद्ध काव्य के रूप में मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए केशव, चिंतामणि, मतिराम, इस टाइप के जो रचनाकार थे उन लोगों ने काव्य की जो परंपराएं थी उनके आधार पर अपने काव्य की रचना की। तो ऐसे रचनाकारों को प्राय रीतिबद्ध कवि के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से दूसरा रीति सिद्ध काव्य, देखिए इनके बारे में ऐसी मान्यता है सामान्य रूप से कि ये रचनाकार रीति के नियमों को जानते तो थे, यानी रीति की जो परंपराएं थी, काव्य शास्त्र के जो लक्षण थे उनका ज्ञान तो इन लोगों को था, परंतु इन्होंने उनका अक्षरशः पालन नहीं किया, केवल उनको ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से अपने काव्य की रचना की। यानी ये रीति में सिद्ध तो थे परंतु रीति को इन्होंने क्या किया, अपने साहित्य और रचना के अंतर्गत अपनाने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसे जो रचनाकार थे उनको हम रीति सिद्ध काव्य के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिहारी, पद्मेश, हटी, ये जो रचनाकार थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से काव्य की रचना की। बिहारी को
रीति सिद्ध काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जो है माना जाता है। तो देखिए केशव, मतीराम, चिंतामणि आदि पहली धारा के कवि माने जाते हैं, तो दूसरे बिहारी आदि जो है हम रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों की श्रेणी में आते हैं। तीसरे रचनाकार थे रीति मुक्त काव्य, यानी कि इन देखिए आप यहाँ रीति मुक्त का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि इनको रीति का कोई ज्ञान नहीं था, यानी काव्य के छंद अलंकार आदि सब चीजों का ज्ञान था, परंतु इन रचनाकारों को रीति मुक्त हम इसलिए कहते हैं, यानी यूं मानते हैं कि जिन्होंने रीति से मुक्त होकर के काव्य की रचना की, अर्थात इनका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य रीति के काव्य शास्त्र की परंपराओं का पालन करना या उनसे संबंधित बात कहना नहीं था। इनका जो लक्ष्य था अपने मन की भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का था, यानी कि जो बिल्कुल रीति से मुक्त होकर के चले, अर्थात काव्य की क्या परंपरा है, काव्य की क्या लक्षण है, काव्य की कौन सी प्रक्रियाएं होती है, वो ठीक है, इन सारी चीजों का नॉलेज इनको था, इन सारी चीजों का ज्ञान इनको भी था, किंतु इनका जो मकसद था उस परंपरा के ऊपर चलना नहीं था। इन रचनाकारों का जो उद्देश्य था अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना था, यानी इन रचनाकारों ने ज्यादातर क्या किया, अपने मन की जो पीड़ाएं थी, अपने मन के जो विचार थे, अपनी अंतर्मुखता जो थी, अपने प्रेम और सौंदर्य की जो स्थितियां थी, अपना विरह जो था उस चीज को प्रकट करने का प्रयास किया। यानी इन्होंने अपने निजी जीवन की जो अनुभूतियां थी, निजी जीवन की अनुभूतियों को क्या किया, अपने साहित्य के अंदर व्यक्त किया, यानी कि इसीलिए इन रचनाकारों को क्या नाम दिया गया, रीति मुक्त काव्य कवि के नाम से इनको जाना गया। जैसे उदाहरण के लिए घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा आदि इस प्रकार के जो रचनाकार रहे उन्हें हम रीति मुक्त कवियों के नाम से जानते हैं। देखिए घनानंद का नाम आपने सुना है, इस धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माने जाते हैं। तो घनानंद ने क्या किया, अपने निजी जीवन की सुजान के प्रति उनका अपना जो प्रेम था, उस सुजान के प्रति प्रेम को उन्होंने विरह पीड़ा के माध्यम से या प्रेम सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त किया। तो इस प्रकार के जो रचनाकार थे वो सारे के सारे रचनाकार हमारे को इस परंपरा में देखने को मिलते हैं। देखिए यह जो परंपरा है मोटे तौर पर विभाजित की गई है, आगे चलकर के हम देखते हैं कि इन जो और भी कई प्रकार के जो विभाजन है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि रीतिकाल के, मान लीजिए हमारे परीक्षा के अंतर्गत यदि प्रश्न आता है कि भाई रीतिकालीन काव्य का वर्गीकरण कीजिए, तो इसका हम संक्षिप्त में जो आंसर देंगे वो ये देंगे कि रीतिकालीन काव्य की यद्यपि विभिन्न प्रकार की जो धाराएं वो हमें देखने को मिलती है, किंतु मोटे रूप से साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल का काव्य है उसको मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1 रीतिबद्ध काव्य, नंबर 2 रीति सिद्ध काव्य और नंबर 3 रीति मुक्त काव्य। यानी कि जो रचनाकार रीति से बद्ध करके चले उन्हें हम रीतिबद्ध कवि के रूप में जानते हैं। जिन रचनाकारों का रीति का ज्ञान था किंतु इन्होंने पूरी तरह रीति को अपने रचनाओं के अंदर प्रकट नहीं किया, यानी आप साहित्य की भाषा में यूं माना जाता है कि जिन रचनाकारों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, अर्थात जिन्होंने काव्य के लक्षणों की प्राय रचना की, उनको रीतिबद्ध कवि के रूप में जानते हैं। और इन रचनाकारों ने लक्ष्य ग्रंथों की रचना की तो इनको हम रीति सिद्ध के रूप में जो जानते हैं। तो इनको रीति के सारी चीजों का ज्ञान था, उनके आधार पर काव्य की रचना की और सुंदर सुंदर उदाहरण इन्होंने लिखे। ऐसे रचनाकारों को हम रीति सिद्ध कवि के रूप में जानते हैं। और जिन्होंने दोनों चीजों से मुक्त होकर के स्वतंत्र भाव से अपने साहित्य की रचना की, अपने निजी जीवन की अनुभूतियों को साहित्य के अंतर्गत व्यक्त किया, उन्हें हम रीति मुक्त रचनाकारों के रूप में जानते हैं। केशव देव आदि प्रथम पद्धति में आते हैं, बिहारी आदि द्वितीय परंपरा में आते हैं और घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा आदि जो रचनाकार है वो हमारी तृतीय परंपरा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से रीतिकाल का जो साहित्य है वो मोटे तौर पर 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। धन्यवाद।